Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। का यहाँ पे पास में प्रोग्राम चल रहा है मंदिर में, तो हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज आए, ज्यादा आए तो बता देना। अभी आ रही है क्या बैकग्राउंड नॉइज? आ रही है क्या आपको? नो सर। No, sir. ठीक ठीक। No, sir. मैंने खिड़की दरवाजे से बंद कर रखे। चलो ठीक है। लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी हमारा स्टार्ट हो गया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। हमने पिछली क्लास में ये देखा था किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा ये कैसे चेक करेंगे। ठीक है। आ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिकली कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसका ग्राफ हम बिना पेन को लिफ्ट के फ्लुएंटली ड्रॉ कर पाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी के अलग अलग कारण भी हमने समझे थे, उनको आज डिटेल में वापस से देखेंगे। कोई भी पॉइंट किसी एक पॉइंट पे कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस पॉइंट पे उसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये सारा डिटेल में हमने देखा था, है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो नया टॉप आज हम कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे। उसके पहले पिछले क्लास का एक क्वेश्चन रिकैप कर लेते हैं। चलो ये ट्राई करो एक बार, आपकी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो ABC की वैल्यू पता करनी है। करो ट्राई। आया आंसर? बताओ। ABC एनीवन? कर रहे हैं सर। ठीक है करो। Sir, B 1/3 और C 1.
अच्छा अच्छा, सर इसमें रिलेशन आएगा या वैल्यूज आएगी न्यूमेरिकल? नहीं वैल्यू आएगी। सर ए की वैल्यू तो सर ln में आ रही। हाँ चलेगा ना, लॉग में आएगी चलेगा, लॉग में दिक्कत थोड़ी है। सर ln 1/3 आ रहा है ए की वैल्यू। अच्छा, ए एल एन 1/3 आ रहा है, बी सी सर बी की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू 1। हाँ ठीक है, सही है। बाकी लोग भी जल्दी ट्राई कर लो। ठीक है, देखो क्या बोला गया था पिछली क्लासेस में, हमने क्वेश्चन किए थे। फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूस है, अगर जीरो पे कंटिन्यूस है मतलब जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या होनी चाहिए, इक्वल। हाँ है ना, क्लियर Yes, है? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं जीरो पे। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला। अगर जीरो रखूंगा तो ये वन की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है, तो वन की पावर इन्फिनिटी वाले को सॉल्व करने का तरीका हमने सीखा रखा, ई की पावर ऐसा लिख देते हैं। हाँ है ना, फॉर्मूला क्या बनता है, एफ एक्स माइनस वन, तो ये आपका एफ एक्स है माइनस वन इंटू जी एक्स। हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स भी कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ यही बच रहा है। हाँ है ना, यस सर। Yes, sir. यस ये नहीं आ रहा था क्या, Yes. कितना आ जाएगा, ये ई की पावर ए आ रहा है। हाँ है ना, ये एल चला Yes, गया। sir. Yes, sir. E की power A आ रहा हाँ एल चला गया, ई की पावर ए। अब अगला निकालते हैं, आर एच एल, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, आर एच एल में ये आ जाएगा एक्स प्लस सी की पावर 1/3 माइनस वन अपॉन एक्स। तो एक्स को अगर जीरो रखोगे तो डिनोमिनेटर तो जीरो की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, सी की पावर 1/3 माइनस वन हो रहा है। हाँ है ना, है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे बी के बराबर की रहना। तीसरी चीज क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बी, जीरो बी के बराबर है। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो मतलब ये सब फाइनाइट आ रहे होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे। हाँ है ना, Yes, sir. तो इसको भी फाइनाइट आना पड़ेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करें। सर इसको जीरो के इक्वल। सर ऊपर वाला जीरो के इक्वल आना पड़ेगा। हाँ, ऊपर वाला भी आपका जीरो के बराबर आना चाहिए, बोलो। सर एक बार दोबारा बताना क्यों आना Yes, sir. चाहिए। हाँ, आपको बताया था ना, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट होना चाहिए तभी तो आंसर फाइनाइट आएगा। डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, लिमिट Yes, में sir. डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है ना, और आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है तो आंसर फाइनाइट कब आ सकता है, जब न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा। Sir. अगर मान लो न्यूमरेटर कुछ और हो गया जीरो के अलावा, तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो आपका x इक्वल टू जीरो पे न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, तो 1/3 माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो, c की पावर 1/3 इक्वल टू वन, यहाँ से c कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। आ Clear जाएगा है? सर। ठीक है, c अगर वन आ गया, आपके पास लिमिट का क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, अब लिमिट भी तो निकालनी पड़ेगी, x प्लस वन की पावर 1/3 माइनस वन अपॉन एक्स। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट हो गया। है ना, Yes, sir. अब कैसे सॉल्व करें इसको, जीरो बाई जीरो को, एल हॉस्पिटल। या तो एल Sir, हॉस्पिटल, hospital. हाँ या तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो, या फिर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन भी अप्लाई कर सकते हो फॉर एनी इंडेक्स एन। जिसने बाइनोमियल की क्लास करी होगी उसको ध्यान होगा, x प्लस वाई की पावर n, अगर n कुछ भी होता है, जैसे मान लो n अगर इंटीजर नहीं कोई रियल नंबर है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक बाइनोमियल एक्सपेंशन भी होता है फॉर एनी इंडेक्स n, याद है। अगर n कुछ
सर इसमें तो सर फॉर्मूला भी हाँ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी लगा सकते हो आप चाहो तो। क्लियर है? ये वाला वन, ये वाला फॉर्मूला क्या है, किसके लिए है? 1 प्लस एक्स की पावर एन फॉर एन इंडेक्स। अगर एन मान लो कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो बाइनोमियल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये भी लगा के निकाल सकते हो और एल हॉस्पिटल भी लगा कर सकते हो। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये आ जाएगा और नीचे का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। अब एक्स को अगर आप 0 रखोगे, आई थिंक ये 1/3 आ रहा है क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, अब यस सर। तीनों को इक्वेट कर दो। यस सर। तीनों के तीनों चीजें आपस में क्या होगी, बराबर, है ना। LHL RHL और सारी चीजें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डुएबल है ना। यस सर। LHL सर इक्वल टू RHL R वाले एक बार और समझा। इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों आपस में इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास ABC तीनों आ जाएगा। कुछ नहीं किया RHL में, तो मैंने डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर को 0 की तरफ कर दिया, वहां से C आ गया और फिर एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया 0/0 में। क्लियर है? ओके सर। एल हॉस्पिटल अप्लाई करके आंसर आ रहा है। सबसे पहले न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट किया, वहां से C की वैल्यू निकाली। C की वैल्यू रखने के बाद एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया, RHL आ गया। अब RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वेट कर देना, ABC तीनों आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस नेक्स्ट सर। हेडिंग डालो, कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है वो हमें सीखना है। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सीखना, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा था, एफ एक्स जी एक्स। अगर कोई दो फंक्शन है तो उनका कंपोजिट क्या होगा, फॉग और गॉफ, ठीक है। तो अब अपन को मान लो एफ एक्स दे देंगे, क्वेश्चन में जी एक्स आपको दे देंगे, फिर पूछेंगे कि बताओ फॉग और गॉफ इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अब देखो फंक्शन में जो कंपोजिट के क्वेश्चन आते थे वो थोड़े टफ होते थे, नो डाउट, लेकिन कंटिन्यूटी में क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। कंटिन्यूटी में कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन अब बहुत आसान होता है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं पहले आपको एक फंडामेंटल एग्जांपल करा रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे। जैसे यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एक बार मुझे पता करके बताओ। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कंटिन्यूटी का कुछ नहीं। फॉग की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इक्वल टू 2 पे। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, करो पता। एक्स इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, सब लोग पता करो। सर 7। कितनी आ रही है, 7। ठीक है। 7। 3 और 1 पे भी पता करो। आज अटेंडेंस भी लूंगा, बहुत दिन हो गए, कुछ कुछ बच्चे क्लासेस बहुत मिस कर रहे हैं। अटेंडेंस लेता हूँ, एट आ रही है। अभी रिसेंटली में किसने क्लासेस मिस कर दी थी आप में से, किसकी क्लास मिस हो गई थी? सर मैंने। क्यों, सर मेरी। क्या हो गया था? सर वो मेरा नेटवर्क इशू चल रहा था। अच्छा, और नैतिक आपका क्या रीजन था? सर बीमार हो गए थे थोड़ा। सर 783 आ रहा है। ठीक है, देखो जो भी क्लास मिस करो ना आप लोग, अगर आपसे क्लास छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जेन्युइन रीजन, लेकिन आप इन्फॉर्म कर दो टीचर्स को, ग्रुप पे, आपके लिए ग्रुप बने हुए हैं ना, वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दो। जो जो आप करते हो तो अच्छी बात है, जिसने अगर नहीं किया उनके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ मैं। जब भी आप छुट्टी लो या फिर जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं क्लास अटेंड कर पाओगे, तो एक बार पहले इन्फॉर्म कर दो कि सर मैम ये रीजन है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्लास। और फिर उसके बाद अगर छुट्टी लेने के बाद आपने रिकॉर्डिंग देखी नहीं देखी है और उस टॉपिक को कवर करा है कि नहीं करा, वो भी इन्फॉर्म करो कि मैंने अगले दिन, अगर मान लो आपने रिकॉर्डिंग देख ली तो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो कि मैंने रिकॉर्डिंग देख के टॉपिक कवर कर लिया। अब अब देखो थोड़ा हाई टाइम चल रहा है, क्लियर है ना। जुलाई एंड होने वाला है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सिर्फ 4 महीने।
क्लासेस 4 महीने ही चलेगी 12th की, आपको पता है ना। नवंबर मिड तक आपका 12th का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, नवंबर एंड तक। ठीक है, तो नवंबर एंड तक आपका लगभग पूरा 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, 100% कंप्लीट। ठीक है, तो अब ये 4 महीने ही आपको डेडिकेटली थोड़ा ध्यान देना है। एटलीस्ट आपने 12 भी अच्छा कर लिया तो भी आपका जेई का कट ऑफ तो क्लियर आराम से हो जाएगा। 12 के भरोसे भी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मोर देन 50%, लगभग 50 से 60% आपका 12th पोर्शन ही कवर करता है, और आपको वैसे भी पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना रहता है। मैक्सिमम 12th आपने अच्छे से कर लिया, कुछ 11 के सिलेक्टेड टॉपिक ढंग से कर लिए, हो जाएगा इस क्लियर। ठीक है, इसलिए अब अगले 4 महीने की क्लासेस मिस मत करना। मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग से देखो, क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछो, घर पे जाके थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर है? ठीक। Yes, sir. अब देखो इसको देखे करके, एफ ऑफ जी ऑफ 2 पूछा था जी। सबसे पहले फॉग का मतलब क्या था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसमें जी ऑफ 2, तो सबसे पहले जी ऑफ 2 की निकालना पड़ेगा। तो जी ऑफ 2 कहाँ पे, यहाँ पे। जी ऑफ 2 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 रख देंगे, तो एक्स की जगह 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 2, है ना। अब ये 2 किसके अंदर जाएगा, एफ के अंदर। एफ के अंदर जब 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 + 5 दैट इज 7। कंपोजिट फंक्शन यही करता है, सबसे पहले एक्स इनपुट आपका, देखो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहला इनपुट आपका जाएगा जी के अंदर, ये जी के अंदर सबसे पहला इनपुट जाएगा, उसके बाद ये जो आंसर आएगा ये जाएगा एफ के अंदर। ठीक है, 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। सेम यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी एफ ऑफ जी ऑफ 3 पूछा था, तो 3 कहाँ पे आएगा, 3 आएगा ग्रेटर देन 2 में। ग्रेटर देन 2 में 3 आएगा तो यहाँ पे एक्स की जगह 3 रख दोगे, कितना हो जाएगा, 6 - 2 4, 9 आ जाएगा। 4 होगा ना। हाँ, अब 4 कहाँ पे जाएगा, ग्रेटर देन 2, 9 यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्लियर है? ये फंडामेंटल है, समझ में आ गया सबको, ये तो कर सकते हो सब लोग, है ना। Yes. अब इस चीज को थोड़ा सा कंटिन्यूटी में अप्लाई करके देखते हैं, लिमिट्स के तौर पे अप्लाई करके देखते हैं। चलो इनकी वैल्यू पता करो, एकदम सोच समझ के करना, यहाँ गलती हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर्ली अप्लाई करना। सब लोग अच्छे से प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे अपनी तरफ से, एंड फाइंड द आंसर विथ प्रॉपर एक्यूरेसी। तब तक मुझे अटेंडेंस बताते रहना, ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट, बाकी बैकग्राउंड में ट्राई करते रहो। अब्दुल्ला प्रेजेंट, आदर्श प्रेजेंट सर। यस सर। अंजलि, अंजलि Yes, sir. प्रेजेंट, ठीक है। आरुष, Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. धनंजय, यस सर। ध्रुवी, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। ध्रुवी, ध्रुवी एब्सेंट है। गर्व, प्रेजेंट सर। गर्व, गौरव, प्रेजेंट। गौरव, गौरव, गौरव एब्सेंट है क्या? ठीक है। हर्षित, प्रेजेंट सर। कृतिका, Yes, sir. मनीषा, Yes, sir. नैतिक, यस सर। ओके। पलक, Present, sir. वीरबख्श प्रेजेंट है, ठीक है। प्रिंस, Yes, sir. प्रिंस, प्रिंस राठौर, Present. राहुल, Present, sir. राहुल, ओके। ऋषि, ऋषि, रिया, Yes, sir. ओके। सक्षम, सक्षम, यस सर। यस सर। समीर, 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 सर चैट बॉक्स में बोल दे उसने। अच्छा प्रेजेंट है वो। ठीक है। समृद्धि का,
Present, sir. संदीप, प्रेजेंट सर। ताजिया, Present, sir. श्रुति, Yes, sir. सिमरन, Present, sir. सुमित, प्रेजेंट सर। सुनिधि, सुनिधि, तुषार, तुषार, हो गया सॉल्व? बोलो। Yes, sir. अच्छा ठीक, एक सेकेंड है। चलो करते हैं सॉल्व। अब देखो, आप आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। अब देखो 1 माइनस पे देखो ध्यान से। 1 माइनस पे सब लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है? सर 1। 1. सबका Sir, 1 आ रहा है? one. अच्छा, 1 प्लस Yes. पे? 1 प्लस पे? 2. Sir, two 2. आ रहा है. 2. 2। अच्छा चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस, Sir, one. तो 1 One प्लस, minus पर two आ रहा है. सॉरी माइनस है क्या? अच्छा हाँ, 1 माइनस, 1 माइनस पे देखो क्या आएगा। 1 माइनस कहाँ पे जाएगा? 1 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा लेस देन 1 यहीं पे फिटअप होगा, आया ना? Yes, sir. 1 माइनस माइनस 1। अच्छा ये कितना आएगा 1 माइनस माइनस 1? बोलो। सर लेस देन 0। सर 0 से थोड़ा सा छोटा। हाँ, 0 से थोड़ा सा छोटा आएगा। 1 1 माइनस में से 1 Yes. माइनस करेंगे तो नंबर 0 से थोड़ा सा क्या आएगा? स्मॉलर, है ना? अब 0 लेस कहाँ पे यस जाएगा? सर। लेस देन 0 यहाँ पे जाएगा। Plus 2. समझ में आ रहा है? यहाँ पे मत रख देना, लेस देन 0 में जाएगा ना, 0 माइनस कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है? ये आ रहा था। यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, एफ sir. ऑफ जी ऑफ 1 प्लस, अब 1 प्लस, 1 प्लस वापिस यहाँ पे जाएगा लेस देन 1 में, 1 से थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो 1 प्लस माइनस 1। तो 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा में से तो एक 0 प्लस आएगा। 0 प्लस कहाँ पे जाएगा? ग्रेटर देन 0 में, आया ना? तो ये कितना आ जाएगा? 2। क्लियर हो गया? ऐसे बस रख Yes. के सीखना है आपको, और कुछ भी नहीं। लास्ट 2 माइनस, 2 माइनस रखोगे तो 2 माइनस कहाँ पे आएगा? लेस देन 2 में, ऊपर वाले में आएगा 2 माइनस, तो 2 माइनस माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 1, आया ना? यस सर। 1 माइनस कहाँ पे आएगा? 0 और 2 के बीच में, तो ये आ जाएगा कितना? 3। और इस पे ये भी निकाल लेंगे अगर, तो 2 प्लस के लिए नीचे वाला फंक्शन रखोगे, तो क्या जाएगा? 4 माइनस 2 दैट इज 2 प्लस, 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2, X plus 5. x प्लस 5 7। क्लियर हो गया? बताओ। Yes, sir. ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं कंटिन्यूटी में। ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉग एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे f ऑफ जी एक्स कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, चेक करके बताओ। लगाओ दिमाग, सेम चीज अप्लाई करो यहाँ पे।
सर डन। डन। Yes, sir. यस सर। बताओ कंटिन्यूस आ रहा है कि डिसकंटिन्यूस? सर Discontinuous. डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस। वेरी गुड। क्या निकाला? वही निकाला होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, x इक्वल Yes. टू 2। यस सर। Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 माइनस, 2 माइनस मतलब सबसे पहले g के अंदर 2 माइनस रखेंगे, देखो यहाँ पे कर रखा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आ रही होगी, राइट हैंड लिमिट 7 आ रही होगी, दोनों इक्वल नहीं है। आ रहा है सबका आंसर? बोलो। Yes, sir. 2 माइनस यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस -1, तो आ जाएगा 1 माइनस। 1 माइनस कहाँ आएगा? लेस देन 1 वाले में, तो 2 इंटू 1 माइनस -1 दैट इज 1। एफ ऑफ जी ऑफ 2 प्लस, यस सर। 2 प्लस कहाँ पे रखोगे? ग्रेटर देन, क्या हो गया सर आंसर में -3 था। आंसर में? सर -3 था लेफ्ट हैंड लिमिट। लेस देन 2, लेस देन 2 में क्या रखोगे? 2 -1, ये -1 आएगा, -1 कहाँ पे जाएगा आपका? 1 माइनस कहाँ पे जाएगा? इसमें जाएगा, सही है। ठीक है, एक मिनट रुको, करके देखने दो पूरा। फिर आपका 2 प्लस, 2 प्लस कहाँ पे रखो? ऊपर वाले में, सेकेंड वाले में, है ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 प्लस, है ना? 2 प्लस, 2 प्लस कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ पे यही तो आ रहा है, इन्होंने क्या दिया हुआ? इन्होंने गलत दे सर दिया। सोल्यूशन में -3 आप लोगों को क्या रहा था? ये आ रहा था 1 और 7। सर यही आ रहा था, सर यही आ रहा था। हाँ, वन ये सेवन। ये सही, हाँ ये सही है। वैसे भी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? यस सर। बोलो। Yes, sir. ओके, चलो इसको ट्राई करो। डायरेक्ट फॉग और गॉफ चेक कर लो, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। टफ नहीं है, शांति से ट्राई करो, हो जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स पहले चेक करो, फिर फॉग चेक करो, गॉफ चेक करो, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। चलो आया। चलो देखो ध्यान से सीखना बच्चों, दिखने में अजीब दिख रहा था, टफ नहीं था, पर सबसे पहले गॉफ का चेक कर लेते हैं। गॉफ का मतलब क्या होता है? जी के अंदर एफ एक्स रखना है, हाँ, है ना? यस सर। बोलो। Yes, sir. तो जी के अंदर एफ एक्स कौन है? रख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्लियर? एफ एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जी के अंदर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? अब देखो ये तो ऑलवेज इंटीजर होता है, एक्स मतलब इंटीजर। सर यहाँ पे
ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। अगर जी के अंदर इनपुट अगर इंटीजर जा रहा है तो उसका आउटपुट क्या रहा है? 0। बोलो, Yes. ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो गॉस जो फंक्शन है वो हमेशा 0 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूस होगा, कांस्टेंट फंक्शन तो है ना। कुछ भी रखो, लेफ्ट निकालो, राइट Yes, निकालो, sir. फंक्शन की वैल्यू निकालो, सब 0 ही आएगा, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस है, तो ये तो कंटिन्यूस है, करेक्ट है ना। तो ये आपका करेक्ट हो गया। फॉग को चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर जी रखना है। अब प्रॉब्लम क्या है, जी दो तरह का है। अगर एक्स इंटीजर है तो जी की वैल्यू 0 है, एक्स इंटीजर नहीं है तो जी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। आपको दो में देखना पड़ेगा, देख कर लेते सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हैं। एक सेकेंड, हाँ वापिस अगर ब्रेक हो तो फिर से बता देना। अभी आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर अभी आ रही। Yes. ओके, फिर से ब्रेक हो तो प्लीज बता देना। तो एफ ऑफ जी एक्स है ना, एफ ऑफ जी एक्स निकालना था। तो अब देखो जी एक्स दो तरह का था, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर एक्स इंटीजर है तब क्या होगा वो देख लेते हैं। जब एक्स इंटीजर है तो जी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा, यस है सर। ना। और एक्स जब इंटीजर नहीं है, एक्स जब इंटीजर नहीं तो जी एक्स की जगह जाएगा एक्स स्क्वायर, जी एक्स की जगह क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर किसके अंदर जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो अब क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया फॉग। तो अगर आप किसी भी इंटीजर पे चेक करोगे, फॉर एग्जांपल 1 पे या 1 पे 2 पे 3 पे किसी भी इंटीजर पे चेक करोगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस आएगा, हाँ है ना। लिमिट की वैल्यू तो कुछ और आएगी, फंक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी, तो किसी भी इंटीजर पे फॉग क्या है? क्लियरली दिख रहा है डिसकंटिन्यूस है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाले पे आप चेक कर सकते हो, वो तो डिसकंटिन्यूस ही है ना। Yes, sir. Yes, Sir, B तो wrong हो जाएगा। हाँ, यस सर। अब देखो ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को सीखना अच्छे से। कॉन्सेप्ट ये है, पहले कॉन्सेप्ट को सीखो फिर अप्लाई करना, और भी क्वेश्चन करूंगा मैं, सुनना ध्यान से। देखो कंपोजिट फंक्शन की अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स की अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये डिसकंटिन्यूस कहां पे हो सकता है या किस बात पे डिपेंड करेगा? कंपोजिट फंक्शन जैसे एफ ऑफ जी एक्स है, ये कहां पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है? एक्स की किन वैल्यूज पे हो सकता है? मतलब क्या सोचना पड़ेगा, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते टाइम हमें कहाँ का ध्यान रखना पड़ेगा, बताओ। किसी भी कंपोजिट फंक्शन की अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, है ना, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन में मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। सबसे पहले मैं फॉग की बात करता हूँ। फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है? क्या बताओगे आप इसके बारे में, बोलो। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे, सुनो ध्यान से। किस आप ये बताओगे कि ये डिसकंटिन्यूस वहां पे होगा, एक तो जहां जहां पे भी जी एक्स डिफाइन नहीं होगा, है ना। डिसकंटिन्यूस कहां कहां पे हो सकता है? पहला, द पॉइंट्स वेयर gx इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि सबसे पहला इनपुट तो जी के अंदर जाएगा ना, है ना। सबसे पहला इनपुट तो किसके अंदर जाएगा? जी के अंदर। तो एक्स की वो सारी वैल्यू जहां पे जी डिफाइंड नहीं है या फिर ब्रेक हो रहा है, वहां पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना चीज, क्योंकि एक्स आपका जी के अंदर जा रहा है। अब दूसरी चीज देखो, एफ कहां, एफ से मतलब नहीं है कि एफ कहां पे डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि एफ के अंदर इनपुट एक्स नहीं जा रहा है, एफ के अंदर तो क्या जा रहा है? जी ऑफ एक्स जा रहा है ना। यस सर। एफ के अंदर एक्स नहीं जा रहा है, एफ के अंदर कौन जा रहा है? जी ऑफ एक्स जा रहा है। मतलब जी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जी एक्स का आउटपुट एफ के अंदर जा रहा है, ना कि एक्स जा रहा है। सबसे पहले जी के अंदर जाएगा, एक्स तो सबसे पहले जी के अंदर जाएगा, और वो उस एक्स की मदद से जो जी एक्स आएगा वो जी एक्स एफ के अंदर जाएगा। तो सेकेंड मुझे क्या देखना पड़ेगा?
the gx is defined on x or not, या फिर the point where, सेकंड क्या देखना पड़ेगा, the points where f के अंदर आप जब g रखोगे f of gx is not defined, मतलब जो g का आउटपुट है उस आउटपुट में f ऐसा कौन सी वैल्यू है जहां पे f डिफाइन नहीं हो रहा हो, वो सेकंड पॉइंट मुझे चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन के थ्रू समझूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले तो मुझे सबसे बेसिक क्या चेक करना पड़ेगा कि x के ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे मेरा इनिशियल फंक्शन gx डिफाइन नहीं है, फिर जो gx के आउटपुट है उनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जहां पे f डिफाइन नहीं है, वापस सुनना ध्यान से, फिर जो gx के आउटपुट है ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे f डिफाइन नहीं है, उन सारे x को मैं निग्लेक्ट करूंगा, उन सारे x पे मेरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए कंपोजिट फंक्शन की जब भी हम कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे तो हमें दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल में इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे फॉक की कंटिन्यूटी के बारे में पूछा था, इस पहले इस एग्जांपल को अच्छे समझ लो। एफ ऑफ जी एक्स, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या देखनी पड़ेगी कि जी एक्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है ना, बोलो। Yes. जी एक्स क्या दिया हुआ, एक्स माइनस टू, तो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे जी एक्स नॉट डिफाइंड होगा, 2 2। तो पहली चीज x इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू 2 पे क्लियरली दिख रहा है फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। 2 रख सकते हो क्या फॉक के अंदर, बोलो। नहीं सर। नहीं। अच्छा, क्या आप ये भी बोलोगे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा क्या, x इक्वल टू 1 पे? नो सर। ठीक है, fx में हमें ये नहीं देखना है कि fx का मुझे क्या देखना है, सबसे पहले उसमें g का देखना, g का मैंने चेक कर लिया। अब ये g का जो आउटपुट आएगा ये किसके अंदर जाएगा, f के अंदर है ना। यस सर। तो देखो ध्यान से, f के अंदर आपका gx जाएगा, तो f के अंदर जब आपका gx जाएगा तो जहां जहां पे भी x उसकी जगह gx आ जाएगा, जहां जहां पे भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा, gx। क्लियर है? यस सर। अब क्लियरली यहाँ से देख पा रहे हो ये चीज डिफाइन कहाँ पे नहीं होगी, इस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, gx शुड बी व्हाट, सर 3 पे नॉट इक्वल टू 1। एक एक करके बोलो ना, gx क्या नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यस यस सर। फंडामेंटल समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या देखना है, इनिशियली gx इज नॉट x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं होगा, फिर ये जो g f के अंदर जाएगा, तो f के अंदर जब g रखोगे तो gx प्लस 1 अपन gx माइनस 1, तो ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, gx शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। Yes. यस सर। अब gx की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग x क्या आएगा वो पता कर लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग x क्या आएगा वो पता कर लेते हैं। gx की जगह क्या आ जाएगा, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। आपका सेकंड पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इन दो पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे आपको एकदम प्रॉपर्ली धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी मत करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, प्रॉपर्ली करना है। क्लियर है? तो आपको कितना ही आता हो आहिस्ता आहिस्ता ध्यान रखते हुए देख लेना कि कुछ सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? Yes. यस सर। और जिसको भी डाउट हो पूछते रहना। अब सेकंड एक और है, ये तो हो गया ना, ये अलग है कि वही है, वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा, 2 बार मैंने इसलिए दिया था। अब मुझे बताओ चलो गॉफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, g ऑफ fx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x की किन किन वैल्यू, 1 और सर 1 and अब गॉफ के अंदर क्या देखोगे, g के अंदर fx जा रहा है, तो सबसे पहले f को देखना पड़ेगा, f कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो f कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे। यस सर। तो एक तो 1 हट जाएगा। अब ये f g के अंदर जा रहा है, तो g के अंदर fx जाएगा तो क्या बनेगा, fx माइनस 2। तो यहां से क्या बोलोगे, fx 2 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, है ना। यस इसको क्रॉस Yes. मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 and 3 जो गॉफ होगा वो 1 and 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो अब इसको ट्राई करो। यहाँ पे भी कंपोजिट फंक्शन ही एक तरह का,
y की वैल्यू u के टर्म्स में गिवन है और u की वैल्यू x के टर्म्स में गिवन है। तो आपको पूछा है कि y जो है वो कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, y x की किन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा। y u के टर्म्स में है और जो u है वो x के टर्म्स में। Sir, C option. वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, y दिया हुआ है, u दिया हुआ है और पूछा है कि किन किन पॉइंट पे ये दिया। अब देखो y एज अ फंक्शन ऑफ u है और u एज अ फंक्शन ऑफ x है। तो सबसे पहले u के लिए सबसे इनपुट x में जाएगा, x जाएगा, हाँ है ना। पहले u की वैल्यू अगर निकालनी तो x रखना पड़ेगा, तो x के लिए क्या अलाउड नहीं है, 1 अलाउड नहीं है, बोलो है ना, x इज Yes, नॉट इक्वल टू। Yes. अब ये जो u की वैल्यू आएगी x को रखने पे, ये किसके अंदर जाएगी, y के अंदर। अब y के अंदर क्या क्या अलाउड नहीं है, नीचे के दो फैक्टर क्या बनेंगे, u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 2 माइनस 2, तो नीचे बनेगा u प्लस 2 u माइनस 1, है ना। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, u इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 एंड u नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है, yes, sir. y का भी तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे u को इक्वेट करते तो u कौन है, ये तो x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1/2, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2, एक ये आया। और यहाँ से तो तीन वैल्यू 1 1/2 एंड 2। क्लियर है सबको, बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. एक फंडामेंटल क्वेश्चन, ये दूसरा है, अलग से कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे रख दिया, पढ़ लो एक बार। x इक्वल टू u इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos u। बोला क्या है कि x इक्वल टू u इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट, मतलब ये फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है उसकी वैल्यू x इक्वल टू u है मान लो, तो cos ऑफ u कितना होगा। मतलब आपको बेसिकली ये पता करना है ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। आपको क्या पता करना है, ये जो फंक्शन f(x) है ये किस x की किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos ऑफ x की पावर 2n। ये जो फंक्शन दिया हुआ है f(x), ये x की किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये पता करना है, और उस x पे आपको cos की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। तो देखो समझो पहले अच्छे से, इसमें देखो cos स्क्वायर दिया हुआ है तो पावर n है। पहले इसको मैं cos स्क्वायर को अलग कर रहा हूँ, पावर n को अलग। अब n आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, n किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। तो जब भी किसी नंबर की पावर इंफिनिटी पे जाता है तो मेरे को किस में इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे नंबर कैसा हो, मुझे मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, ये नंबर कैसा होना चाहिए, किस क्या क्या चेक करूंगा मैं इस नंबर के लिए। किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी है तो मैं जनरली क्या चेक करता हूँ कि ये जो नंबर है ये डेसिमल में है या ग्रेटर देन 1 है, हाँ है ना, ये चेक करता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये नंबर डेसिमल में हुआ, -1 से 1 के बीच में हुआ, तो अगर नंबर डेसिमल में है 0 पॉइंट समथिंग, उसकी पावर इंफिनिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 0 की तरफ चल जाएगा, Tends to 0. आंसर Yes. 0 की तरफ चल जाएगा। और ये नंबर अगर 1 से बड़ा है, Tends to infinity. 1 से बड़ा या -1 से छोटा है, तो ये आंसर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। Yes. तो जब भी ये चीज हमेशा बच्चों दिमाग में याद रखना कि जब भी किसी नंबर की पावर इंफिनिटी हो, जब भी किसी नंबर की पावर इंफिनिटी हो, तो मेरे दिमाग में पहले ये चीज आनी चाहिए कि वो जो बेस है वो कैसा है। अगर वो 1 से छोटा है, -1 और 1 के बीच में है, तो उसकी पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, बोलो। Yes.
ठीक है, तो इस चीज को लिख भी लो अच्छे से। मान लो a की पावर इन्फिनिटी अगर है, तो a अगर आपका, या फिर x की पावर इन्फिनिटी कर लेता है, अच्छे से लिख लो इसको, ध्यान रहेगा आपको। x की पावर इन्फिनिटी मान लो, तो अगर x आपका -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और x आपका ग्रेटर देन 1 हो तो आंसर इन्फिनिटी, x आपका अगर लेस देन -1 हो तो माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है, सब एग्री करते हो इस बात पे? Yes, sir. है ना? ओके। अब यहाँ पे cos स्क्वायर की पावर n। अब cos स्क्वायर कैसा हो सकता है, जो अंदर का इनपुट है, ये जो इनपुट है ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। Yes, sir. -1 से 1। 0 से 1 के बीच में लाई करें, cos स्क्वायर है तो, Yes, है ना? cos x आपका Yes, sir. -1 से 1 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? Yes. yes sir. अब यहाँ पे एक चीज और डिपेंड करेगी। अच्छा हाँ, एक चीज और, इक्वालिटी पे भी चीजें अच्छी होगी। अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा, बोलो। सर एग्जैक्ट 1 है Sir, not big. ऑफ कोर्स एग्जैक्ट 1 है, सर 1 ही होगा 1 ही होगा, हाँ, Yes, sir. है ना? एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होता है, कितनी बार बोला है मैंने, हाँ है ना? यस सर Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, और इसके अलावा हुआ तो आंसर 0 हो जाएगा, है ना? यस सर Yes. तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना, 1 पे भी थोड़ा लिख देना। 1 पे आंसर कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट 1 पे, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा अपने इस फंक्शन को, एफ को मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। कि cos x जो है वो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, cos स्क्वायर x। तो अगर cos स्क्वायर x मेरा 1 हो गया, cos स्क्वायर x की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 आ गई तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 cos स्क्वायर x अगर मेरा 1 आ गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, है ना? यस सर और दूसरा cos स्क्वायर x अगर आपका इसके अलावा क्या बचा मेरे पास, 0 से 1 के बीच में हुआ, डेसिमल हुआ, तो डेसिमल नंबर की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, है ना? Yes. इसके अलावा Yes, sir. अगर डेसिमल में हुआ तो आंसर आ जाएगा 0। अब इसके लिए x पता कर लेते हैं। cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, कौन सी वैल्यू ऑफ x पे? Cos 0. 0. और भी तो बताओ, जनरल फॉर्म में 0 पे, और पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, सब पे 1 या -1 ही तो होता है, हाँ है ना? यस Yes, sir. अरे है ना, cos पाई कितना होता है, -1, cos 2 पाई कितना होता है, 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू प्लस में होगा, x इक्वल टू n पाई पे, जनरल फॉर्म में तो ऐसे ही बोलोगे, हाँ है ना? यस अरे cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब cos x इक्वल टू प्लस -1। और प्लस -1 कहाँ पे होता है, जहाँ पे साइन 0 होता है, जहाँ पे साइन 0 होता है वहीं पे तो cos की वैल्यू प्लस -1 होती है, मतलब n पाई तो होता है। बाकी लोग हाँ है ना, तो जवाब दो, आता है कि नहीं आता? Yes, sir. तो इसके अलावा अगर n पाई है तो cos की वैल्यू 1 होगी, और n पाई अगर नहीं है तो वैल्यू 0 से -1 के बीच में होगी। cos स्क्वायर अगर n पाई नहीं है तो वैल्यू बाकी 0 से -1 के बीच में। तो बेसिकली आपका जो पूरा फंक्शन है कहाँ पे टूट रहा है, n पाई पे तो टूट रहा है। x इक्वल टू अगर n पाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, x इज नॉट इक्वल टू n पाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस फंक्शन को देख के बताओ x की किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो देखो, ब्रेक होके बताओ आप, ये जो फंक्शन है देखो ध्यान से, अपन ने यहाँ पे ब्रेक किया, x इक्वल टू n पाई पे फंक्शन की वैल्यू आपकी आ रही है 1, और x नॉट इक्वल टू n पाई पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ये दो चीज अभी तक अपन ने निकाली। ताकि आप बता सकते हो कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x की किन वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बताओ। x की किन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा, n पाई पे तो होगा, सामने दिख रहा है। सर n पाई पे होगा। तो फिर ऐसा क्वेश्चन अपने पास नहीं है पहले, बहुत सी बात। मान लो कोई फंक्शन f दिया हुआ है, यहाँ पे x इक्वल टू मान लो 3 है, 3 पे मान लो फंक्शन की वैल्यू आ रही 5, और नॉट इक्वल टू 3 पे मान लो फंक्शन कुछ दिया हुआ है x प्लस 7। मैं पूछूं बताओ ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, देखो x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर है ना?
x इक्वल टू 3 पे Yes. वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर, और उसके पहले और उसके बाद में क्या है, कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू x प्लस 7, Yes, sir. तो उसके पहले ना उसके बाद में क्या स्ट्रेट लाइन है, तो आप इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर दोगे, क्लियर है। तो बेसिकली ब्रेक उसके पहले और उसके बाद में तो हमेशा कंटिन्यूस होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे, सिर्फ 3 पे ही है, तो ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा, एट x इक्वल टू 3, है ना। Yes. Yes, sir. जनरली जितने भी अभी तक अपने लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस देखा उनको, जहाँ पे वो ब्रेक होता है वहीं पे तो देखते हो, देखो यहाँ पे जहाँ पे 0 पे 2 पे यहीं पे तो चेक करते हो, जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है उसके आगे पीछे तो जनरली कंटिन्यूस ही रहता है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एन पे ब्रेक हो रहा है, तो एन पे ब्रेक हो रहा है, एन पे ब्रेक होने के बाद भी वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ से क्या बोलोगे, fx इज डिसकंटिन्यूस एट एन पाई, है ना। Yes, sir. fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई पे फंक्शन मेरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, x इक्वल टू u पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो x की कौन सी वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है, एन पाई पे, तो यहाँ से क्या बोलोगे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, है ना। Yes, sir. x इक्वल टू u इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्वेश्चन में बोला था कि x इक्वल टू u पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस, और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे, एन पाई पे, तो u की वैल्यू एन पाई होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, cos ऑफ u, तो cos ऑफ u कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1, -1 की पावर n, अगर n ऑड हुआ तो 1, n इवन हुआ तो n ऑड हुआ तो -1, n इवन हुआ तो +1, क्लियर। Yes, sir. ओके, देख लो अच्छे से। ध्रुवी आपने क्लास लेट ज्वाइन करी आज, ध्रुवी, और कौन आया लेट, जो एब्सेंट, जिसका मैंने अभी एब्सेंट डाला है। ओके ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक, एक बार वो घर पे ट्राई कर Yes. लेना, ठीक। अब हेडिंग डालो जल्दी से, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपन ने क्या देखा था इतनी टाइम तक, किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो कैसे चेक करेंगे, ये हमने देखा। अब किसी इंटरवल में फंक्शन, किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे ये पता करना है। अच्छा, ये चैप्टर आपके स्कूल्स में हो गया है, No, sir. No, No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया। Yes, sir. ठीक है। जब स्कूल में होगा तो आपका डबल बार रिवीजन हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ उसका डबल बार हो जाएगा, जिसका हो गया मतलब उसको तो आना चाहिए था चैप्टर, ठीक है। सर ये टॉपिक नहीं करवाना हमसे अभी। सॉरी, आवाज ही चली गई। हाँ, मैं कह रहा हूँ किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, मैं मान लो कुछ रैंडम वैल्यू रख देता हूँ, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू सपोज 5, इस पे वैल्यू है मान लो 7, यहाँ पे वैल्यू है मान लो 8, ये दोनों 8 ही मान लेना, और यहाँ पे वैल्यू मान लो 9। एक ग्राफ बना है मैंने किसी फंक्शन fx का, ये x है। मैं पूछ रहा हूँ चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 3 से 5, कमेंट या फिर कमेंट ऑन द continuity of function fx in interval 3 से 5, 3 से 5 क्लोज इंटरवल में, 3 से 5 क्लोज इंटरवल में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इस पे आपको कमेंट करके बताना है। ये अब बेसिकली ये टॉपिक हमें पढ़ना है, मुझे चेक करना है कि 3 से 5 में फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, बताओ क्या होगा, बताओ। सर होगा कंटिन्यूस। Are अब- continuous. कंटिन्यूस, ठीक है। अभी कैसे चेक करेंगे ये हमें देखना है कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मुझे पता करना है।
तो अगर कभी किसी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? 2 पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर क्लोज इंटरवल में पूछा, ध्यान रखना मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं, इन क्लोज इंटरवल ए से बी। क्लोज इंटरवल में देखना है तो सबसे पहले ये देखो कि उसकी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं है। चेक इन द ओपन इंटरवल, मतलब 3 से 5 के बीच में तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहां पे डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, ओपन इंटरवल में चेक कर लो पहले कि 3 से 5 के बीच में कोई पॉइंट तो नहीं जहां पे डिसकंटिन्यूस हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 से 5 के बीच में तो कंटिन्यूस है, हाँ है ना? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ये फर्स्ट पॉइंट। Yes. सेकेंड पॉइंट, मुझे ये चेक करना पड़ेगा एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। अब सिंस देखो मैं बात जो कर रहा हूं ए से बी के बीच की ही बात कर रहा हूं, ए से आगे बी से पीछे। तो जब मैं इस वाले एंड पॉइंट की बात करूंगा लेफ्ट हैंड साइड वाले में, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में मुझे इस फंक्शन के राइट में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फंक्शन के राइट में चाहे कंटिन्यूस हो डिसकंटिन्यूस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मैं ए से बी की इंटरवल की बात कर रहा हूं तो मुझे एट एक्स इक्वल टू 3 पे मुझे क्या चेक करना है वो देखो ध्यान से। 3 पे मुझे फंक्शन की वैल्यू 3 पे और फंक्शन की लिमिट 3 पे। अब लिमिट में कौन सी चेक करूंगा? लिमिट में चेक करूंगा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन के राइट से मुझे चेक करना है। तो फंक्शन की लिमिट 3 पे ये दोनों बराबर आनी चाहिए। मतलब जो आपका इधर वाला लेफ्ट एंड पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड पॉइंट है, सुनना ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड पॉइंट है, मतलब मान लो ए, जैसे यहाँ पे ए या फिर एक्स इक्वल टू 3, तो ए पे आप ये चेक करोगे कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और उसकी राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होनी चाहिए, है ना? फंक्शन क्योंकि उसके आगे राइट से ही स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर ये दोनों बराबर आ रही है तो कंटिन्यूस होगा। लेफ्ट पॉइंट पे ये चेक करना है और राइट हैंड साइड वाले पॉइंट पे मतलब 5 पे, इसी तरह से 5 पे क्या चेक करोगे कि फंक्शन की वैल्यू 5 पे और फंक्शन की लिमिट कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन की कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। एक्स के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ये दोनों बराबर आनी चाहिए। फंक्शन के राइट में 5 के बाद क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? माय टारगेट इज टू चेक इन द इंटरवल ए टू बी। 5 बी के आगे क्या होगा, ए के पहले क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। मैं पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ इस इंटरवल की बात करनी है। तो जब मैं इस इंटरवल की बात करूंगा तो मुझे 2 चीज देखनी पड़ेगी। पहली चीज क्या कि ये अपनी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो, और दूसरी चीज क्या, क्लोज इंटरवल में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, और जो लेफ्ट वाला पॉइंट है उसकी लेफ्ट हैंड जो राइट वाला पॉइंट है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। क्लियर है? सर एक्स नहीं होगा यहाँ पे 5 माइनस आएगा। हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया। 5 क्या आ जाएगा? माइनस, और इधर 3 का क्या आएगा? प्लस, है ना? 5 के पहले चेक करना तो यहाँ पे 5 का क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर है? तो राइट वाले पॉइंट पे आप क्या देखोगे? राइट हैंड पॉइंट पे, इस राइट हैंड पॉइंट पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। इन एंड पॉइंट पे बस ये चेक करना, आपको पूरी लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अभी क्लियरली दिख रहा है, ग्राफिकली भी दिख रहा है कि 3 से लेके 5 में कंटिन्यूस है कि नहीं है? बोलो, कंटिन्यूस है। इट इज 3 से 5 में फंक्शन क्या है? ओवरऑल फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। अगर x इक्वल टू 3 पे बोलता तो क्या बोलता मैं? x इक्वल टू 3 पे अगर पूछता तो, अगर सिर्फ x इक्वल टू 3 पे पूछता तो बताओ क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस बोलते हैं, है ना? x इक्वल टू 3 पे तो डिसकंटिन्यूस होता, x इक्वल टू 5 पे भी डिसकंटिन्यूस होता, क्योंकि पॉइंट पे तो हम क्या देखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पूरा देखते हैं। लेकिन अगर इंटरवल की बात करूंगा a से b में, तो फंक्शन को मैं यहाँ पे कंटिन्यूस बोलूंगा, और 3 पे इस वाले एंड पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, उधर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। क्या समझ में आ रहा है? बोलो। Yes. Yes, sir. अब जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, बोला है कि a और b की वैल्यू बताओ अगर फंक्शन 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में कंटिन्यूस है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? देखो एक क्वेश्चन आप बिना इस कॉन्सेप्ट के भी कर सकते थे, लेकिन फंडामेंटल फिर भी कॉन्सेप्टली क्या बोलोगे? अगर 0 से पाई में कंटिन्यूस है तो 0 से पाई के बीच में जितने भी पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा, है ना? बोलो। यस सर। 0 से पाई के Yes. बीच में जितने पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा। अभी फंक्शन देखो कहां पे ब्रेक हो रहा है, किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है? बोलो। pi/4 और pi/4 पे और pi/2 पे ब्रेक हो रहा है। और अभी मैंने बताया था जहां पे ब्रेक होता है वहीं पे चेक करा करो ज्यादातर,
क्योंकि उसके पहले और उसके बाद में तो, और या फिर उस इंटरवल में तो फंक्शन प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो तो कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो जहां पे भी फंक्शन ब्रेक होता है वहीं पे हम चेक करते कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बाकी जगह तो दिक्कत है ही नहीं, है ना। 0 से π/4 में कोई दिक्कत नहीं है, 0 से π/4 से π/2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन जहां पे ब्रेक होता है बस मुझे वहीं पे देखना रहता है। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो π/4 π/2 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो वहां की कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करके पता करो ए और बी कितना है। तो π/4 पे कंटिन्यूटी अप्लाई कर दो और π/2 पे कंटिन्यूटी अप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सब इक्वेट कर दो। यहाँ पे लिखते हैं f(x) is continuous in 0 से π, therefore it will be सर ब्रेक वाला समझाते नहीं, it will be continuous at x equal to π/4 and x equal to π/2 also। अगर इस इंटरवल में कंटिन्यूस हो तो इसके बीच में जितने पॉइंट है वहां पे भी कंटिन्यूस होगा। समझाता हूँ ब्रेक वाला पॉइंट, पहले करो π/4 और π/2 पे कंटिन्यूटी अप्लाई करके पता करो कितना आ रहा है। सर A π/6 आ रहा है और सर B -π/12 आ रहा है। ओके वेरी गुड। तो जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। π/4 पे लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वेट कर दो। π/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, यहाँ पे π/4 रख दो, डायरेक्टली वैल्यू रखना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल फंक्शन है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन ही नहीं रहा है, कोई भी इंडिटरमिनेट बन रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे, है ना। x की जगह π/4, RHL में कहाँ रखोगे, इसके अंदर, यहाँ पे π/4 रख दो। cot π/4 कितना होता है 1, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू π/2 माइनस π/4 दैट इज π/4। चेक कर लें इक्वेशन नंबर 1। तो π/4 पे हमने LHL RHL को इक्वेट किया, x की जगह π/4 रख दिया, तो ये इक्वेशन आ गया। सेकंड π/2 पे, π/2 पे भी क्या होगा, LHL RHL बराबर होना चाहिए। LHL क्या हो जाएगा, लेस देन π/2 में यहाँ पे π/2 रख दोगे। cot π/2 कितना होता है, cot मतलब cos बाय sin, cos π/2 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो LHL में सिर्फ बचेगा b। RHL में π/2 रखोगे तो यहाँ π/2 रखोगे तो पाई आएगा, तो cos पाई की वैल्यू -1 और sin π/2 कितना होता है 1। चेक करते रहना कैलकुलेशन, सही है ना। यस सर। एक दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी आ जाएगा। क्लैरिटी आई, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, मैं ये बोल रहा था आपको, अगर कोई फंक्शन f(x) ऐसा दिया हुआ है, मान लो रैंडम को एग्जांपल ले लिया। अब बोला है कि कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये बताओ। तो क्या आप पूरी नंबर लाइन पे चेक करोगे क्या, x की सब वैल्यू पे चेक करोगे क्या? नो सर। सब पे चेक करोगे क्या? नहीं, कहाँ पे चेक करोगे? 2 and 5 2 5 2 और 5 पे चेक करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, सॉरी इसको 2 लेस देन 2 कर देना है, गलती से ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5 पे चेक करोगे, है ना, क्योंकि देखो 2 से पहले क्या हो रहा है, 2 से पहले क्या हो रहा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। यस सर। तो उसका कोई ना कोई ग्राफ होगा, और 2 से पहले हर जगह ही कंटिन्यूअस है। 2 के बाद कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका भी Yes, कोई ना sir. कोई ग्राफ होगा, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ऑलवेज कंटिन्यूअस। और 5 के बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी अपना क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसका भी ग्राफ हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस। ब्रेक कहाँ पे हो सकता है, 2 पे और 5 पे तो दिक्कत आ सकती है ना,
इसके अलावा जो भी इंटरवल है वहां पे तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा बस वहीं पे चेक करो, उसके अलावा लेस देन 2 में तो पूरा पॉलिनोमियल कुछ भी रखो, 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, -1 पे, -2 पे, -3 पे, हर बार कंटिन्यूस होगा, है ना? यहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे चेक करो, हर बार कंटिन्यूस होगा। सिर्फ जहां पे ब्रेक हो रहा है वहां पे आपको चेक करना रहता है, डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फटाफट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या टाइप होते हैं, ये इनके ना नाम थोड़ा आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? ये बना लो चार्ट, तब तक मैं इनके नाम भी आपको लिख देता हूँ। दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, रिमूवेबल, इररिमूवेबल। रिमूवेबल में भी दो टाइप होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एंड एक और क्या होती है वो, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी नेम से आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये नाम यूज कर लेते हैं कि इसमें कौन से टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है, ऐसे। और इसका भी एक नाम है डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट टाइम, इसको भी कभी कभी एक और नाम से बोल देते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। लिख लो इसका नाम, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट टाइप, और इसका एक और नाम क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, जब मैंने कल लेक्चर स्टार्ट किया था आपको मैंने समझाया था, याद आ रहा है कि डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या कारण हो सकते थे, डायग्राम बनाए थे अलग अलग। बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes. ये सबने लिख लिया था? बोलो। यस सेकंड वाले का ऑप्शन है। ठीक है, हाँ उसका नाम कुछ नहीं, वैसे डिसकंटिन्यू सेकंड काइंड। अब मैंने आपको जब ये डिसकंटिन्यू पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मैंने कुछ डायग्राम बनाया था, देखो ध्यान से। एक तो ये डायग्राम बनाया था, है ना, पहला डायग्राम। आप भी बनाओ ये सब डायग्राम एक बार। डिसकंटिन्यूटी किन किन कारण से आ रही थी वो हमको देखना है। एक तो ये डायग्राम था, दूसरा इसी में एक और, हाँ इस टाइप का था, तीसरा ऐसा कुछ था, और चौथा चौथा क्या हो सकता है कि, हाँ मान लो किसी पॉइंट पे ये चारों डायग्राम में फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes. ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का कारण क्या था? Sir, x is equal to a पे discontinuity. हाँ, यहाँ पे फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी क्यों था कारण? Sir, इस पे डिफाइन ही नहीं है. हाँ, x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइन नहीं है ना? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइन नहीं था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी? यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी Sir, f of x इक्वल नहीं है सर. Limit x tends to f of x. हाँ, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस क्यों था? Sir, limit x tends to f of x not equal to f of a r s. हाँ, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस इसलिए था, फंक्शन तो डिफाइंड है, यहाँ पे भी फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी डिफाइंड है। फंक्शन की वैल्यू a पे आपका डिफाइंड है, प्रॉपर d के बराबर आ रहा है। लिमिट की वैल्यू भी डिफाइंड है, LHL RHL
वो भी डिफाइंड है, किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है ना, आपस में Yes. इक्वल है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। ये सेकंड कारण था डिसकंटिन्यूटी। तीसरे वाले में डिसकंटिन्यूटी का कारण क्या था? The limit does not define. हाँ, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्लियर, RHL. लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक यहाँ पे भी LHL RHL इक्वल नहीं है और एक जगह लिमिट क्या जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है, Yes sir. एक जगह लिमिट क्या जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये भी फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस। यही चार टाइप थे आपके जो यहाँ पे डिफाइन किए गए, है ना। अब इस ये जो शुरू के दो हैं इनको बोलते हैं रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये शुरू के दो हैं, इसको मैं ऊपर ये पहले टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये शुरू के दो हैं, इसको आप लिख दो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। शुरू के दो को आप लिख सकते हो, इसका नाम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हटाई जा सकती है, अगर यहाँ पे फंक्शन को मैं डिफाइन कर दूं या फिर इस डिफाइन वैल्यू को नीचे ला दूं तो डिसकंटिन्यूटी हट जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेंज करके फंक्शन को मतलब कंटिन्यूअस बना सकता हूँ। यहाँ पे कैसे कंटिन्यूअस बना सकता हूँ, अगर x इक्वल टू a पे फंक्शन को डिफाइन कर दूं और यहाँ पे क्या, ये वैल्यू यहाँ पे अगर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, रिमूवेबल। और ये बचे हुए दो को क्या नाम दे दिया, Non removable. इररिमूवेबल। ये नॉन था कि इर था, इररिमूवेबल, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो। रिमूवेबल में भी दो टाइप था, एक आइसोलेटेड और एक मिसिंग पॉइंट। तो बताओ इसमें से कौन आइसोलेटेड होगा, कौन मिसिंग पॉइंट होगा, फर्स्ट वाला कौन सा होगा, मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट, पॉइंट ही मिस है तो इसको क्या बोलोगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। Yes. और सेकंड वाला क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, दूर भगा दिया, उसको दूर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब ये होता है इंग्लिश में, आया ना। अरे सबसे आसान तरीके से समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं। Yes. Yes, sir. यहाँ पे क्या हो रहा है, जंप हो रहा है, कूद गया ऊपर, ये तो इसको क्या बोलेंगे, जंप। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड टाइप। इसको बस ऐसे नाम याद रख लेना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इसको कैसे पहचानेंगे? बस इसमें कोई भी एक लिमिट अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो LHL RHL में तो ये लिख देना, क्लियर है। कोई भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो, और ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप, फर्स्ट काइंड। जहां पे भी LHL RHL फाइनाइट आ रहा हो, LHL RHL फाइनाइट आ रहा हो लेकिन आपस में बराबर ना हो, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट काइंड। LHL RHL मान लो फाइनाइट है लेकिन आपस में बराबर नहीं, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। LHL RHL में मान लो कोई डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, फिर डिफाइंड नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। क्लियर हो गया, ये चार टाइप हो गए आपके, Yes. समझ में आ गया। इनके नाम याद रख लेना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, करो इसको। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है लेकिन कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको पता करनी है, कोशिश करो, हो जाएगा। तो बीच में जो SG है ना वो सिग्नम फंक्शन है। हाँ सिग्नम है। और गौरव इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? नहीं सर, मैं था क्लास में। तुम थे क्या, एब्सेंट कौन था फिर? तुम्हारा एब्सेंट आ रहा है, अटेंडेंस ली तो, कहाँ थे, कब ज्वाइन किया तुम? सर वो ना पापा ने थोड़ा बाहर भेज दिया था सामान लेने, तो हो सकता है उस टाइम पे आपने बोला हो। हाँ तो देखो पकड़ा गए। अभी मैंने पूछा थे तो तुम क्या, हाँ सर मैं तो क्लास में था। नहीं सर, बीच में भी थोड़ा सामान लेने भेजा था ना, तो उस टाइम पे आपने शायद पूछा हो। अच्छा ठीक है। सब लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, ठीक है। क्लासेस आपकी लाइफ के लिए बहुत, मतलब देखो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, सिलेक्शन हो नहीं हो कोई बात नहीं, मतलब सिलेक्शन क्या नंबर आएंगे, क्या रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब का दिमाग आपको नहीं लगाना है।
आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको ईमानदारी से यूटिलाइज करो बस। आगे लाइफ में कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड करती है। सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भी आप कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ लाइफ में बन जाओगे, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। बस इतना सा हमें दिमाग में रखना है कि हम, आप जो 30 बच्चे हो, आप ये बस ये सोचो कि हम वो 30 लकी बच्चे हैं जिन्हें विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी मतलब आपको घर बैठ के एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। इतना बुरा भी नहीं है, मतलब अच्छा है। जो इतना मेंटरशिप हो रहा है, इतना जो कॉलिंग हो रहा है, आप नहीं आते हो तो बात हो रही है, कहीं पे भी नहीं होता कि ना किसी ऑफलाइन सेंटर में होता है। मैंने भी खुद ने ऑफलाइन कोचिंग करी थी, इवन दो कोटा से करी थी, ठीक है। वहां पे उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तुम आओ नहीं आओ भाड़ में जाओ। एक क्लास में 250-300 बच्चे बैठते थे हमारी बैच में। 2011-12 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो वहां कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम सो भी जाओ क्लास में या फिर कुछ भी करो, ठीक है। तो आप, और वहां पे फीस भी बहुत देनी पड़ी थी मुझे, इवन दो लोन लेके फीस चुकाई थी मैंने, ठीक है। हाँ, कोटा गया था मैं, तो बहुत ज्यादा पैसा लगा था। जब मैं 2012 की बता रहा हूँ, तब भी मेरे पास 80,000 1 लाख रुपए लगभग फीस थी एक साल की, और हॉस्टल की भी एक महीने का 10,000 का खर्चा था। ये मैं 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो वो 10 गुना हो गया होगा, ठीक है। तो उतना सब होने के बाद भी इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जो 250 की हमारी बैच थी, उसमें से 1 या 2 का सिलेक्शन होता था, ठीक है, लोअर बैचेस में या फिर मिड बैचेस में, जो भी बैच हो, क्योंकि उनके पास हजारों में बच्चे आते थे और गिने चुने बच्चों का सिलेक्शन होता था पूरी बैच में से। और जिनका नहीं हुआ या फिर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्लास में आ रहे नहीं आ रहे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन सब लिहाज में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इतना ध्यान अगर हमारा दिया जाता सपोज उस समय, तो शायद बहुत बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज भी मिल जाता। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, इसको फॉर ग्रांटेड तो कभी मत लेना लाइफ, ठीक है। बाद में इसका एहसास होगा जब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो भी आपको एहसास होगा यार सही में ठीक है, बहुत अच्छा एफर्ट लिया गया था। आज इन सब की मदद से आज मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, 4 साल मेरी जिंदगी बहुत अच्छी जगह चलेगा। और अगर मान लो कॉलेज नहीं मिल पाए तो थोड़ा, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी होगी तो कभी इतना अफसोस नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी भी मैं जिन बच्चों से बात करता हूँ, अभी अच्छा संडे को इवेंट है, आप आओगे भी, वहां पे भी मिलेंगे बच्चे, और भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे भी मेरी बात होती है। तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत करी, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं तैयारी करके कुछ ना कुछ और भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस उन बच्चों को होता है जो बोलते हैं कि सर हमको चांस मिला था लेकिन हमने उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। कभी मान लो छुट्टी ले लेते थे, कभी कोई मूवी देख ली, यूट्यूब की रील में 1-2 घंटे बर्बाद कर दिए, कभी किसी लड़की लड़के का चक्कर हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऐसे वैसे वीडियोस देख लिए, या फिर कुछ भी, बहुत सारे कारण होते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के, ठीक है। मन नहीं किया, आराम कर रहे हैं। देखो ये टफ है, पेन होता है इसमें, तैयारी करना कोई आसान काम नहीं, पेनफुल काम है। और बॉडी कभी भी, आपका माइंड आपका बॉडी आपको कभी पेनफुल काम करने के लिए अलाउ नहीं करती है। वो चाहती है कि अपन में मस्ती से सोएं, आराम करें, आराम से लेट उठें, रिलैक्स जिंदगी हो। बोर्ड्स की तैयारी करते हैं बिंदास होकर, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे बोर्ड्स की तैयारी, सिर्फ आपकी क्लास के कर भी रहे होते, राइट। उनकी जिंदगी में इतना लोड नहीं है, आराम से स्कूल जाते हैं, अपने स्कूल का होमवर्क कर लेते हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, चिल है। लेकिन वो चिल क्या है तब तक है जब तक आपका बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली 12वीं में मान लो 90% भी लेके आ गए, उसके बाद क्या, आगे क्या करना उसमें वो रह जाएंगे। कि 12वीं में मान लो मेरे 90% आ गए, 95 आ गए, लेकिन मैंने किसी चीज की तैयारी नहीं करी, मैं जाऊंगा कहाँ पे। कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं लेगा विदाउट द एंट्रेंस एग्जाम। बिना किसी एग्जाम के आपको कोई कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, तो उन बच्चों का क्या होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको फिर दुख होगा यार, अब क्या करें, आपको कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो उनको अभी आराम है, अभी आपको पेन है, लेकिन आपको बाद में आराम मिल जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है आपकी इस जर्नी में आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता हो, क्वेश्चन होते नहीं हो, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, अपनी तरफ से एफर्ट डालते रहो। क्लास के बाद क्वेश्चन को रिपीट करो, सॉल्व एग्जांपल से कोशिश करो, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करके देखो। फंडामेंटल समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी के फंडामेंटल क्वेश्चन से ट्राई करो, ठीक है। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, फिर धीरे धीरे मूव करो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एकदम एडवांस लेवल करना है, और ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि सारे चैप्टर करना है। टोटल अगर मान लो 24 चैप्टर अगर है आपके पास, उसमें से अगर आप 50% भी ढंग से कर लेते हो, 60% सिलेबस भी ढंग से कर लेते हो, तो क्वालिफाई हो जाओगे। क्लियर है।
ठीक है, लेकिन हाँ अच्छे से करो। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो अभी भी रुक जाओ, अब 4 महीने बचे हैं। आज सुबह स्टार्टिंग यहीं से किया था। ये 4 महीने का समय, इस 4 महीने अपने आप को संभाल लो। जो भी बच्चे, कुछ पीटीएम में पता चला कोई बच्चों को गेम खेलने की बहुत आदत होती है, किसी को मोबाइल में रील चलाने की बहुत आदत होती है, कोई सोता बहुत है, कोई कोई बच्चे तो बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करते, ये भी निकले थे। ऐसे बच्चे भी बहुत मिले थे जो सिर्फ मेहनत ही करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रेक भी लिया करो, थोड़ा बहुत बाहर वॉक पे चला जाया करो, कहीं आसपास कोई खेल रहा तो आधा घंटा खेल के आ जाओ। ठीक है, सारी चीजें करना। क्लियर है? तो अगर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे तो बच लेना। 4 महीने अपनी तरफ से मेहनत कर लो। रिजल्ट का लोड मत लेना कभी भी लाइफ में कि क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अरे होगा नहीं होगा सब बाद में देखा जाएगा, छोड़ दो, भगवान भरोसे। अपनी तरफ से बस मेहनत कर लो, जो होना होगा वो हो जाएगा। मेरा लाइफ में एक ही फंडा है। जब मैं तैयारी भी करता था, बस मैं ये नहीं सोचता था, बहुत सारे लोग आते तो इसी में परेशान हो जाते हैं कि अच्छी रैंक नहीं आई तो क्या होगा, अच्छा नंबर नहीं आया तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। ये सब सोच सोच के तैयारी, उनकी तैयारी यूं ही बिगड़ जाती है। इसलिए चिल रहो, अपनी तरफ से बस ईमानदारी से मेहनत करो, गद्दारी मत करना बस खुद के साथ। अगले 4 महीने मेहनत करो, जो रिजल्ट आप आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट रैंड करते हैं। fx इक्वल टू ये दिया था सिग्नम। सिग्नम के बारे में मुझे एक चीज पता रहती है कि अगर इनपुट पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 होती है, इनपुट 0 है तो वैल्यू 0 होती है, इनपुट नेगेटिव है तो वैल्यू -1 होती है ना? यस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ट्वाइस ऑफ सिग्नम ऑफ 2x पूरे पे मॉड प्लस का 2। अब ये फंक्शन भी ब्रेक हो रहा होगा कहीं ना कहीं, और ऑफ कोर्स 0 पे ही ब्रेक होगा ये, है ना? क्योंकि सिग्नम ऑफ x या 2x, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो 2x भी 0 से ज्यादा होगा, और 0 से ज्यादा के लिए सिग्नम की वैल्यू क्या होगी? 1। यस सर। Yes, sir. 0 पे क्या हो जाएगा, वैल्यू निकाल ले तो 0 पे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, है ना? और लेस देन 0 पे सिग्नम की वैल्यू तो -1 आएगी। सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी? -1। लेकिन -1 × 2 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ -2 + 2। तो आपका जो फंक्शन fx है फाइनली जो आएगा 4, 2 and 4। 4 कब? जब ग्रेटर देन 0, 0 पे ये और लेस देन 0 पे ये। तो बताओ 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? बताओ x = 0 कंटिन्यूस है तो 0 पे कंटिन्यूस है। कारण क्या है कि फंक्शन 0 पे कितनी 2 बार है और फंक्शन 0 पे सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। फंक्शन की वैल्यू 0। सर मिसिंग अच्छा, पॉइंट एक फंक्शन। हाँ, फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू 0 पे कितनी है? 4 के बराबर। बोलो, यस है सर। ना? Yes, sir. तो फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी डिफाइंड है, बस आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन सा टाइप आ गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? बताओ। थर्ड वाला। नहीं ना, थर्ड में तो LHR RHR डिफाइन नहीं होता। यहाँ पे आपका देखो लिमिट डिफाइंड है, लिमिट 4 के बराबर आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर आ रही है, तो कौन सा आ जाएगा? आइसोलेटेड आएगा ना? सर सेकंड वाला है। सेकंड वाला ही तो आएगा। देखो ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइंड है ना? और लिमिट भी डिफाइंड है, बस आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन सा आएगा? आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड किस में आता था? रिमूवेबल में। Yes, है ना? यस सर। यस सर। कौन सा है? आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क आप मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो कंटिन्यूटी की। ठीक है, मॉड्यूल कर लेना। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय।